नमस्कार। काफ़ी दिनों से आपसे मैं मुखातिब नहीं हो पा रही थी, तो आज सोचा कि क्यों ना एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज की कक्षा का विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्यों में राष्ट्रीय चेतना। तो आइए चलते हैं अब कक्षा की ओर। खड़ी बोली में कविता का उन्नायक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में श्रावण शुक्ल द्वितीय संवत 1943 विक्रम को हुआ था। इन्होंने 15-16 वर्ष की आयु से ही साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। इनके पिता सेठ रामचरण भी एक उच्च कोटि के कवि थे। इनकी देशभक्ति की देशव्यापी लोकप्रियता भारत भारती जय भारती, जो सन 1912 ईस्वी के प्रकाशन से ही हुई थी, और फिर उसके अतिरिक्त इन्होंने करीब 40 मौलिक एवं 3 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित की, जो इनके पश्चात भी प्रकाशित होती रहीं। इनके सभी प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक हैं। इस दृष्टि से इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, महाभारत पर आधारित जयद्रथवध, संदीप संहार, नहुष तथा जय भारती। दूसरा, राम कथा संबंधी, जिसमें पंचवटी, साकेत, प्रदक्षिणा, द्वापर आदि को लिया जा सकता है। तीसरा, अन्य ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर आधारित, जिसमें रंग में भंग, शकुंतला, यशोधरा और फिर द्वापर आदि को भी संयुक्त किया जा सकता है। इनके मुक्तक गीतों में हार्दिकता, रागात्मकता, आत्मकथात्मकता, प्रभविष्णुता, संगीतात्मकता, चमत्कारिकता तथा प्रवहमानता और प्रगीतात्मकता आदि औचित्य गुण पूर्ण रूपेण अभिप्राप्य होते हैं। फिर भी इनमें प्रबंधकार की संभावना ही अधिक विकसित हुई प्रतीत होती है। हरिवंश राय बच्चन ने इनके विषय में कहा था कि मैथिली शरण गुप्त हैं हिंदी के हिताय, बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। मैथिली शरण गुप्त उस युग के प्रतीक पुरुष थे, जिसका एक प्रमुख लक्षण था एक भारतीय अस्मिता की खोज की व्याकुलता। यह व्याकुलता राष्ट्रीयता का या राष्ट्र मुक्ति के संग्राम का केवल परिणाम ही नहीं थी, बल्कि उसका कारण भी थी। गुप्त जी भारतीयता में निष्णात थे, उसके खोजी नहीं थे। हमारी ही भारतीयता खोज हमें उनकी देहरी तक ले आती है। उसी देहरी पर खड़ा होकर मैं उनका स्वरूप निहारता हूँ। उनके काव्य की देहरी तो सांस्कृतिक भारत की देहरी है, जहाँ से कोई रीता नहीं लौटता, अप्यायित होकर ही लौटता है। यह कथन है अज्ञेय जी के, जिन्होंने गुप्त जी को सचमुच भली भांति समझा था। खड़ी बोली हिंदी के स्वरूप निर्धारण और विकास के साथ उसे काव्योपयुक्त रूप प्रदान करने वालों में वे अन्यतम थे। निश्चय ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह कहा जा सकता है कि आज की काव्य भाषा के निर्माण में उनकी आधारभूत भूमिका रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साहपूर्ण स्वागत भाव गुप्त जी की ही विशेषता थी। इसमें कालानुसरण की अद्भुत क्षमता थी। उत्तरोत्तर बदलती भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते हुए उन्होंने शक्ति के कारण सुदीर्घ रचना समय में उसका महत्व हमेशा बरकरार बनाए रखा। उनकी
कई ऐसी रचनाएं हैं जिनमें झंकार को लिया जा सकता है, जो स्पष्टतः द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व का प्रमाण है, जिसमें आगे का स्वच्छंदतावादी काव्य विकास पूर्वापर के रूप में अभिस्तावित होता है, प्रस्तावित होता है। छायावाद का प्रादुर्भाव उस समय तक हो चुका था और जिसमें गुप्त जी की संवेदना संकल्पना अपने संस्पर्श की अवस्था में थी, उन्हें भीतर से वह बदल रही थी। यह कविता जिसका मैंने जिक्र किया झंकार का, वह राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होते हुए इस तथ्य का एकांत साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्व्यापी राष्ट्रीयता को कोने कोने तक पहुंचाने का महत् और श्लाघ्य सत्प्रयास किया, जिसके हम ऋणी रहेंगे। सचमुच उनके अत्यंत ही राष्ट्रीय और देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं को जब हम पढ़ते और गुनते हैं तो हमारे भीतर भी एक जोश, एक उत्साह का सद्भाव, सत्प्रवाह कंपायमान हो जाता है और हमें भी एक नए जोश और स्फूर्ति में तब्दील कर देता है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की हर प्राणी को आवश्यकता थी। भारत गुलाम था और उनकी उस राष्ट्रीयता को देखते हुए ही उन्हें प्रथम राष्ट्रीय कवि की पदवी दी गई, उपाधि दी गई, जो बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का संचार था। राष्ट्रीय चेतना से उनकी रचनाएं ओतप्रोत थी, तो कोई भावाभिव्यक्ति नहीं होगी, बल्कि यह कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। यह बिल्कुल उनके स्वरूप पर, उनकी रचनाओं पर चरितार्थ सिद्ध होगी। आज की कक्षा बस यहीं तक। फिर मिलते हैं कल नए विषय को लेकर। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।